So hi everyone, welcome back. This is Ashwin Jaiswal and you are watching Ashwin's Commerce World. This video is again ICSE class 10 economics video. This is for those students who are in class 10 studying in ICSE board. And अगर आपका economics chapter है, so this is chapter number economics के syllabus में this is chapter number 3. We have already seen factors of production. We have already seen theory of demand. And now demand में ही एक level आगे जा रहे हैं. And we are now going to see elasticity of demand. ठीक है? So conceptually समझेंगे. पहले मैं आपको कुछ chapter का introduction करवाता हूँ. तो ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ. सबसे पहली बात, हमने chapter number 2 में law of demand पढ़ा था. इसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. इफ यू हैवंट सीन इट तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इकोनॉमिक्स के जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके आप इस वीडियो को ढूंढ सकते हैं. नाउ लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इफ द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज राइजिंग देन द डिमांड शुड व्हाट राइज और फॉल. तो डिमांड शुड फॉल क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, तो डिमांड शुड फॉल. वेरी गुड. तो ये आपको पता है पहले से कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ द प्राइस इज राइजिंग बाय 10%, अब मैंने क्वांटिटी डाल दिया यहां पे, इफ द प्राइस इज राइजिंग बाय 10% देन डिमांड शुड फॉल, बट बाय हाउ मच परसेंट? क्या ऐसा जरूरी है कि प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी 10% से फॉल होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है. It can be 10, it can be 20, it can be 5, it may not change, it may change quite a lot, कुछ भी हो सकता है. तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया. अगर प्राइस फॉल होता है, if the prices fall, तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ना चाहिए, तो डिमांड शुड राइज. वेरी गुड. इतना तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है. बट अगर मैं बोलूं कि प्राइस फॉल हुआ है 5%, प्राइस फॉल हुआ है 5%, देन डिमांड कितना राइज होगा? इसका कोई आंसर लॉ ऑफ डिमांड नहीं देता. सो आप समझ पा रहे होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है. लॉ ऑफ डिमांड ओनली टेल्स यू द डायरेक्शन. इट ओनली टेल्स यू द डायरेक्शन. इट डज नॉट टेल्स यू बाय हाउ मच. ये एक क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें कहां मिलेगा? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. तो आप समझ पा रहे होंगे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट गिव्स यू फुल इंफॉर्मेशन, इट ओनली टेल्स यू द डायरेक्शन कि डिमांड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. बट बाय हाउ मच का जो आंसर है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच का जो आंसर है वो हमें इलास्टिसिटी के चैप्टर को पढ़ के समझ में आएगा. सो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा. और हाउ मच को इस चैप्टर में थोड़ा और टेक्निकली अगर बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ चेंज. ठीक है, मतलब थोड़ा और अच्छा लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो डिग्री ऑफ चेंज बोलेंगे. हम लोग आईसीएसई वाले हैं ना, तो हम लोग इतना सिंपल हाउ मच नहीं बोलते. हम लोग थोड़े अच्छे लैंग्वेज में और अच्छे वर्ड्स के साथ डिग्री ऑफ चेंज बोलते हैं. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो कम टू द बुक एंड ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है, आप पेज ढूंढ लो. आपका पेज मेरे पेज नंबर 62 पे है. ठीक है, आपका पेज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डज नॉट मैटर, कंटेंट एक ही होगा. सो आप आ जाइए और यहाँ पे जो जो अंडरलाइनिंग किया हुआ है आप उसको मार्क कर लीजिए. तो यहाँ पे मैंने मीनिंग मार्क करके रखा है, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग मार्क कर रखा है, तो इसको आप हाईलाइट कर लो. यही मैंने अभी आपको समझाया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बताएगा. ये आपको डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स, हाउ मच चेंज, ये सब बताएगा. किसमें? डिमांड में. हाउ मच चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, हाउ मच चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या हाउ मच इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ये बताता है इलास्टिसिटी. ठीक है, जितना ज्यादा चेंज आएगा आप उतना ज्यादा इलास्टिसिटी बोलोगे. आप बोलोगे कि डिमांड वाज वेरी इलास्टिक इफ द चेंज वाज मोर, हाईली इलास्टिक इफ द चेंज वाज मोर. और अगर चेंज ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, तो आप बोलोगे इट वाज वेरी लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक. ठीक है, ओके. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ट्रू फॉल्स के लिए मार्क कर सकते हो. दिस इज अनदर डेफिनेशन, बट ये ट्रू फॉल्स में आने का आ सकता है कि इलास्टिसिटी क्या है. ये एक रेशियो है. ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. नाउ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
आपके सिलेबस में क्लियर कट लिखा है कि सम्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैन बी डन ओनली फॉर नॉलेज, इट विल नॉट कम इन एग्जाम, बट फॉर्मूला आपको लर्न करके चलना है, ठीक है। देयर आर 2 फॉर्मूलाज और फॉर्मूला आप खाली लर्न कर लेना, क्योंकि आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मे बी दे विल गिव यू 4 फॉर्मूलाज और 4 में से आपको राइट वाला फॉर्मूला को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए बॉलीवुड तरीका है हमारा, हम लोग दीपिका पादुकोण को याद करेंगे, डी एंड पी, ऊपर में डिमांड नीचे में प्राइस। जब भी आप भूल जाना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि ऊपर में प्राइस था कि नीचे में प्राइस था, दे फॉरगेट, तो आप दीपिका पादुकोण को याद कीजिएगा उस टाइम, ठीक है, और ज्यादा देर तक मत याद कीजिएगा। तो आप बस इसके लिए याद कीजिएगा कि डी एंड पी, पहले डी बाद में पी, सो ऊपर में देयर विल बी डिमांड, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लिखते हैं एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिखते हैं। तो अब आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, किसको, दीपिका को नहीं, फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूला को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ऊपर में डी नीचे में पी। जब भी कंफ्यूजन होगा रिमेंबर दीपिका पादुकोण को याद कीजिए और आपको ये काम में आ जाएगा, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता, अब क्लास के टाइम में तो मैंने डेरिवेशन दिखाया था, अभी वो सब का टाइम नहीं है और वो सब जरूरत भी नहीं है। आप सीधा फर्स्ट फॉर्मूला से ही डिराइव होता है सेकंड फॉर्मूला, इसको भी याद कर लेना। आपको यहाँ पे एक साइन दिखाई दे रहा होगा ऐसा ट्राइंगल का, ये समोसे का साइन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है। ये कोई समोसा नहीं है, इसको डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, ठीक है, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज। तो चेंज इन क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। तो बस फॉर्मूला याद रखना क्योंकि एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको आ सकता है, ठीक है। तो सम्स नहीं आएगा बट दिस कैन कम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग एक टेबल से करेंगे और जो डायग्राम है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। तो इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉरवर्ड करो, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करो और आ जाओ। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, कम टू दिस टेबल, इसी टेबल से आपका सब कुछ हो जाएगा और इसी टेबल के थ्रू मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू मतलब शो यू ऑल दीज डायग्राम्स, मैं आपको बनाते कैसे है वो बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब देखो, चलो मैं डायग्राम के साथ साथ आपको ये समझा देता हूँ। तो यू ओनली नीड टू डू दिस, यू डोंट नीड टू स्टडी फ्रॉम देयर, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और यही सब एग्जाम में आएगा। तो जो एग्जाम में आएगा उसके लिए वीडियो बन रहा है, ठीक है। whatever will come in the exam, for that we are listening to this video। तो आपको सबसे पहली बात तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सो दैट आई गेट टू नो कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, किनको अच्छा लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स इतना कुछ है नहीं, आई विल मेक वीडियोस फॉर अदर क्लासेस, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आपको फर्दर वीडियो चाहिए तो लाइक के थ्रू मेरे को बताया करो कि आप देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। आई शुड गेट सम रिस्पॉन्स। ओके, नाउ ये टेबल मैं आपको समझाता हूं और साथ साथ में डायग्राम भी समझाता हूं। तो आई विल कम टू माय प्रेजेंटेशन। तो देखो 5 डिग्रीज होते हैं या 5 टाइप्स होते हैं, आप टाइप्स बोल लो या डिग्रीज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। टाइप्स या फिर डिग्री, ठीक है। ओके, 5 डिग्रीज। नाउ सी, सबसे पहला डिग्री का बात करते हैं। सबसे पहला डिग्री जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, परफेक्टली इनइलास्टिक, जो आपको पहला नाम दिख रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। नाउ व्हाट डज परफेक्टली इनइलास्टिक मींस? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज इन डिमांड। देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला दीपिका पादुकोण, डिमांड प्राइस, ये पढ़ा था ना, डिमांड प्राइस, चेंज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो let's say there was 10% change in price, there was 10% change in price, but demand में कितना चेंज आया? no change। तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन या अदर नेसेसरी आइटम्स की प्राइस में चेंजेस आ रहा है, बट मेडिसिन तो हम लोग जितना डॉक्टर ने बोला उतना ही खरीदेंगे ना। so there is no change in demand, समझ रहे हो, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। पहले भी 2 टैबलेट्स खा रहे थे पर डे, आज भी 2 टैबलेट्स खा रहे हैं पर डे, दाम बढ़ जाएगा तो भी 2 ही टैबलेट खाएंगे पर डे क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 2 टैबलेट्स खाने को। सो देयर इज नो चेंज इन डिमांड, सो चेंज इन डिमांड विल बी 0, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी 0। तो इस केस में आपका आंसर 0 आएगा, इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को बनाएंगे कैसे? देखो डायग्राम बनाने का तरीका सीखो।
डायग्राम बनाने का तरीका यह है कि आप पहले अपने मन से कहीं पे भी प्राइस ले लीजिए, यू टेक प्राइस एनीवेयर, तो पहला वाला आपका मर्जी। यू टेक क्वांटिटी ऑल्सो एनीवेयर, टेक क्वांटिटी एनीवेयर, मतलब आगे पीछे जहां जितना भी, प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी एक ले लो। एंड देन ज्वाइन देम, ठीक है, इनको ज्वाइन कराओ और ज्वाइन करा के देखो वेयर आर यू गेटिंग द कोऑर्डिनेट, ये कहां पे मिल रहा है आपको। इसका एक नाम दे देते हैं ए, तो दिस इज पॉइंट ए। नेक्स्ट वाला जो है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला है परफेक्टली इनइलास्टिक का बनाओ, तो परफेक्टली इनइलास्टिक का अब मैं मीनिंग सोचना शुरू करूंगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब था जिसमें डिमांड चेंज नहीं होता है। तो इफ डिमांड डज नॉट चेंज, इसका मतलब प्राइस तो चेंज हो सकता है, तो प्राइस कैन गो अप, प्राइस कैन गो अप टू P1, प्राइस कैन कम डाउन टू P2। तो प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है बट डिमांड विल नॉट चेंज। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी यहां पे फिक्स्ड। नाउ यू जॉइन दिस क्वांटिटी विद द न्यू प्राइसेस, तो न्यू प्राइसेस के साथ मैं इस क्वांटिटी को ज्वाइन करा, तो आई गेट अनदर पॉइंट ओवर हियर B एंड आई गेट अनदर पॉइंट ओवर हियर C, ठीक है। एंड नाउ व्हेन आई जॉइन A B एंड C, सबको अगर मैं ज्वाइन करवाऊं तो आई गेट अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। आप स्केल से करेंगे आपका और परफेक्ट आएगा, मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूं, आपको स्केल से करना है। सो एक वर्टिकल स्टैंडिंग ग्राफ मुझे मिला, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज इनइलास्टिक। सर इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? देखो इनइलास्टिक का मतलब होता है कि डिमांड में लेस चेंज आएगा, नो चेंज नहीं, नो चेंज होता था परफेक्टली इनइलास्टिक में। इनइलास्टिक में लेस चेंज आएगा, लेस चेंज यानी कि जैसे प्राइस में 10% आया, इसमें 8% आएगा, तो लेस हुआ। प्राइस 10, डिमांड विल बी 8, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0.8 विच इज लेस देन 1। आपको ये याद रखना है, लेस देन 1 यहां पे लिखा है। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, दिस वी हैव डिस्कस्ड 0। एंड अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इनइलास्टिक लेस देन 1, तो इसमें वैल्यू लेस देन 1 आएगा, 1 से कम आएगा। जैसे हमारे केस में 0.8 आया है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाते हैं? चलो फिर से एक बार डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम में अपने मर्जी से कहीं पे भी प्राइस, अपने मर्जी से कहीं पे भी क्वांटिटी एंड जॉइन देम, इनको ज्वाइन करवाओ, यू विल गेट कोऑर्डिनेट ओवर हियर, इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है। सेकंड, अब सेकंड पॉइंट डालने के टाइम थिंक ऑफ द डेफिनेशन, थिंक ऑफ द डेफिनेशन क्या था? प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज, प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज। ये देखो प्राइस में 10%, डिमांड में 8%, तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा वैरी करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस को उठा देता हूँ, ठीक है, उठा देता हूँ और बहुत ज्यादा उठा देता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर मैं प्राइस को लेके चला गया, ठीक है। आई कॉल दिस P1, इसको P0 बोल देते हैं, पहले वाले को P0, दूसरे वाले को P1। अब प्राइस में देखो कितना ऊपर मैं लेकर गया हूं, लेकिन डिमांड में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। और डिमांड शुड फॉल, तो मैं अंदर की तरफ लाऊंगा, इसको अंदर की तरफ और थोड़ा सा, देखो बहुत थोड़ा सा, आई कॉल इट Q1। तो आप समझ रहे, प्राइस में इतना ऊपर लेकर गए और डिमांड में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सो मोर चेंज इन प्राइस, लेस चेंज इन डिमांड। नाउ यू ज्वाइन द टू न्यू प्राइसेस एंड डिमांड, इनको आप ज्वाइन कराओ, सो यू गेट another point B, and then when you join the point A and point B, आप स्केल लेके करना, ठीक है। ये इसको फ्री हैंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्केल लेके करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। नाउ दिस इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक जो होता है बहुत ज्यादा स्टैंडिंग होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टीपर है, हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीपर। और पहला वाला क्या था? वर्टिकल, समझ रहे हो? तो मैं आपको सब कुछ बताते चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यूनिट। यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट तब बोलते हैं जब डिमांड और प्राइस पे सेम चेंज आता है। तो प्राइस चेंजेस बाय 10%, दिस विल आल्सो चेंज बाय 10%। ऐसे केसेस में आपका आंसर कितना आएगा? 1। योर आंसर विल बी 1, ऑलवेज 1। तो यहां देखो, ये देख रहे हो, यूनिट इलास्टिसिटी, योर आंसर इज 1। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब ये मेरा परफेक्ट नहीं बनेगा, बट इसको आपको स्केल लेके बनाना है, ठीक है। टेक प्राइस एनीवेयर, टेक क्वांटिटी एनीवेयर एंड जॉइन देम। तो पहला स्टेप सेम है किसी में भी, टेक प्राइस एनीवेयर, टेक क्वांटिटी एनीवेयर एंड यू विल गेट A।
नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्राइस बढ़ाना है या घटा भी सकते हैं, घटा के दिखाएं क्या, चलो घटा के दिखाते हैं। तो आप क्या करो, प्राइस को कम कर दो। नाउ यूनिट वाला आपको स्केल लेके करना होगा, मेरे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप जब कॉपी में करेंगे तो आपको स्केल लेके करना है, ठीक है, बिकॉज आपने जितना यहां पे चेंज लाया है एग्जैक्टली अब प्राइस घटा है तो डिमांड शुड राइज, है ना, तो प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड शुड राइज, तो आपको मेक श्योर करना है ना कि ये इक्वल हो, मतलब द गैप शुड बी इक्वल। जैसे यहां पर आप देखो पहले वाले केस में हमने प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर उठाया था, ये देखो, और डिमांड को एकदम थोड़ा सा हमने कम किया था, लेकिन यहां पे क्या करना है ना, जितना आपने नीचे गिराया है एग्जैक्टली उतना ही आपको आगे जाना पड़ेगा। तो मैं रफ एस्टिमेशन ले रहा हूं, मेरा परफेक्ट नहीं बनेगा, बट आपको परफेक्ट बनाना होगा, स्केल से मेजर करके आप करोगे, ठीक है, तो मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूं। नाउ आई जॉइन द न्यू प्राइस एंड द न्यू डिमांड, ठीक है, now I'll join the new price and the new demand, I'll get a new point called B, and then I'll, with the help of a scale, I'll join the 2 points। तो इस शेप को पता है क्या बोलते हैं, इस शेप को बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि इस लाइन के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बने, आप देखो यहां एक रेक्टेंगल बना, ठीक है, यहां एक रेक्टेंगल बना, जितने भी रेक्टेंगल्स बनाओगे ना इस कर्व के नीचे सबका एरिया सेम आएगा, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई थिंक ये कहीं पे लिखा भी होगा यूनिट वाले में, यस यहाँ पे कहीं पे लिखा होना चाहिए, यस आप इसको मार्क करके चलना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व अंडर विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल। ये आप मार्क करके चलिएगा, ठीक है, ये आप हाईलाइट करके चलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे बोलते हैं जिसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बना लो, आप देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया है, सो दिस इज वन रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है एंड देयर इज अनदर रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये वाला दिख रहा है, तो ये दोनों ही रेक्टेंगल्स के जो एरियाज होंगे या और भी रेक्टेंगल बना लो सबके एरियाज इक्वल आएंगे, तो ऐसे शेप को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो यूनिट भी हमने बना लिया, नेक्स्ट चलते हैं इलास्टिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस इलास्टिक। सो इलास्टिक क्या कब बोलते हैं, इलास्टिक हम लोग तब बोलते हैं व्हेन डिमांड विल चेंज मोर देन प्राइस, प्राइस इज 10%, दिस विल बी 15%, आंसर विल बी 1.5। 1.5 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से ज्यादा होना चाहिए, आपका आंसर जो है ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये पहला वाला इलास्टिक, ये वाला आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आएगा। अब चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में तो आप ही मुझे हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले टेक प्राइस एनीवेयर, टेक क्वांटिटी एनीवेयर, जॉइन देम, ठीक है, जॉइन देम, कॉल इट ए। नेक्स्ट डेफिनेशन सोचो, इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज, तो प्राइस में छोटा सा चेंज करो, प्राइस में छोटा सा चेंज करो, इंक्रीज इट, ठीक है, E1 इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो, छोटा सा चेंज किया हमने, बट इसके अब प्राइस बढ़ा है तो डिमांड शुड फॉल, बट डिमांड विल फॉल मोर, प्राइस में 10% तो डिमांड में 15% मोर फॉल आएगा, तो एक बड़ा सा एरो इधर कर देना, बहुत ज्यादा चेंज ले आना, बहुत ज्यादा चेंज, कॉल इट Q1, ठीक है। अब आप न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी को ज्वाइन कराइए, कॉल इट पॉइंट B एंड देन यू ज्वाइन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो देखो आपका ग्राफ कितना सो गया, इसी सोए हुए ग्राफ को तो हम लोग बोलते हैं फ्लैटर कर्व। क्या बोलते हैं, फ्लैटर कर्व, ये फ्लैटर है, एकदम बेंड है। एंड लास्ट डेफिनेशन आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है देयर विल बी ओनली चेंज इन डिमांड एंड प्राइस में लगभग ना के बराबर चेंज होगा। इस केस में आंसर आएगा इन्फिनिटी। व्हेन एनीथिंग गेट्स डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला इन्फिनिटी, इसको भी बना लेते हैं, चलो इसको भी बना लेते हैं। सो पहले टेक प्राइस एनीवेयर, टेक क्वांटिटी एनीवेयर, अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है, एंड ज्वाइन देम, ज्वाइन करवा लिया, कॉल इट पॉइंट ए। नेक्स्ट सोचो 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 किसका डायग्राम बना रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस चेंज होता है क्या, प्राइस चेंज ही नहीं होता है इसमें, केवल क्वांटिटी चेंज होता है। क्वांटिटी
आगे भी जा सकता है, क्वांटिटी पीछे भी आ सकता है, बट प्राइस विल रिमेन ओवर देयर, प्राइस विल रिमेन ओवर हियर, प्राइस वोंट चेंज। ठीक है, नाउ जॉइन द न्यू क्वांटिटी, सिंस देयर इज नो प्राइस सो विल जॉइन इट विद द सेम ओल्ड प्राइस, विल गेट अ पॉइंट ओवर हियर एंड इसको भी जॉइन करा दो तो यू विल गेट अ पॉइंट ओवर हियर, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। ठीक है, ए को थोड़ा मैं इधर ले आता हूं। नाउ वी हैव ए बी एंड सी ऑल टुगेदर, आप इनको ज्वाइन करा दीजिए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल, आप स्ट्रेट लाइन स्केल से करना, मेरा स्केल नहीं है यहाँ पे, सो आई एम जस्ट डूइंग फ्री हैंड। आप स्केल लेके कीजिएगा तो आपका एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ शेप देख लेते हैं क्या लिखा है, ये देखो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, आपको एग्जाम में नंबर वन थिंग वैल्यूज पूछ सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, 0, इनफाइनाइट। एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन भी यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको शेप पूछ सकता है, शेप में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है वो पूछ सकता है। तो मैंने आपको सब कुछ करा दिया। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको डायग्राम बनाने दे सकते हैं, और मैंने सारा डायग्राम आपको बनाने का टेक्निक सिखा दिया है। अब प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनसे नहीं बनेगा, सीधा बात है, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनसे नहीं बन पाएगा। हाँ, जो लोग वीडियो देख लिए अभी पॉज करके अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड जो लोग विदाउट प्रैक्टिस, उनको लग रहा है कि देख के समझ में आ गया, तो उनको नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम में नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। एग्जाम में बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं मैं कि अगर आपने इसको नहीं प्रैक्टिस किया तो नहीं बनेगा। आपको जितना भी लगे कि देख कर समझ में आ गया है, इट वोंट हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। मतलब इलास्टिसिटी मतलब क्या, चेंज, हाउ मच चेंज। तो अगर डिमांड चेंज होता है तो हम लोग बोलेंगे इलास्टिक, अगर डिमांड चेंज नहीं होगा ज्यादा तो हम लोग इन इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, सो ये एक शॉर्टकट आप लिख के रखना, यहाँ पे नीचे में कहीं पे ये शॉर्टकट आप लिख के रखिएगा कि अगर डिमांड में चेंज आएगा, चेंज हो सकता है इन डिमांड, तो आप इलास्टिक बोलोगे। और अगर नो चेंज या लेस चेंज आएगा तो फिर आप इन इलास्टिक बोलोगे। ठीक है, लगभग ना चेंज हो या थोड़ा सा चेंज हो तो आप इन इलास्टिक बोलोगे। आइए एक एक करके फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। नाउ द फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैन बी नेसेसिटी, नेसेसिटी है तो जरूरी है, जरूरी है तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक। और प्रोडक्ट लग्जरी भी हो सकता है, लग्जरी मतलब वो नेसेसरी नहीं है, वी कैन पोस्टपोन द डिमांड, तो चेंजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्या दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है तो डिमांड विल बी इलास्टिक, मोर इलास्टिक। कोका कोला का बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, आपकी बुक में एग्जांपल के लिए कोका कोला, पेप्सी है, बहुत सारी चीजें हैं। सो डिमांड इज इलास्टिक, चेंज हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे आपके बुक में सॉल्ट का एग्जांपल है, सॉल्ट का कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको अगर नमकीन टेस्ट चाहिए आपको नमक ही डालना पड़ेगा। सो डिमांड विल बी इनइलास्टिक, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो, जो प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, if there are many uses of a product, the demand will be elastic, change कर सकते हैं हम लोग, कुछ चीजें कम यूज करेंगे, कुछ चीजें ज्यादा यूज करेंगे, so we can change, the demand keeps on fluctuating। बट अगर कुछ चीजों का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जैसे सॉल्ट, अगेन सॉल्ट किस में यूज होता है, बस कुकिंग में। ठीक है, फूड आइटम्स में यूज होता है, तो इट हैज नो रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जहां पे रिप्लेसमेंट करने के चांसेस होते हैं वहां इलास्टिक बोलते हैं, जहां अदरवाइज लेसर द नंबर ऑफ यूज इट विल बी इन इलास्टिक, एंड मोर द नंबर ऑफ यूज इट विल बी इलास्टिक। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, पोस्टपोनमेंट पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। क्या आप टाल सकते हो, जैसे महंगी गाड़ी लेनी है बट प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, 4-5 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, so we can postpone it, and if we can postpone
अगर हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब डिमांड चेंज हो रहा है, तो इट विल बी इलास्टिक। बट अगर हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते, इमरजेंसी है, चाहिए अभी, तो डिमांड विल नॉट चेंज। और अगर नहीं चेंज होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आप कितना खर्च कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे, हाउ मच आर यू स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोपोर्शन हाई है, जैसे घर का राशन है, तो उनका दाम बढ़ने से हमें बहुत फर्क पड़ता है। वी चेंज आवर डिमांड, हम लोग कुछ चीजें कम कर देते हैं, कुछ चीजें ज्यादा खाना शुरू करते हैं, फिर कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, महंगी चीजों को अवॉइड करते हैं। तो ऑल दिस इज चेंज, चेंज होने से इलास्टिक। बट अगर हमारा प्रोपोर्शन काफी लो है उस प्रोडक्ट में, जैसे इरेजर, इरेजर का क्या दाम है, 4 रुपए 5 रुपए दाम होता है इरेजर का। तो एक आदमी जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो अपने बच्चे के लिए एक इरेजर खरीद देता है हर मंथ। तो अगर उस इरेजर का प्राइस 5 रुपीज से 7 रुपीज हो जाए, 7 रुपीज थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, तो अगर उसका प्राइस चेंज हो जाता है, 7 रुपीज हो जाता है, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस टू दैट मैन? नो, बिकॉज 5 रुपए 7 रुपए में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, घर के राशन में बहुत फर्क पड़ रहा था, बिकॉज प्रोपोर्शन वाज हाई। बट इफ योर प्रोपोर्शन इज लो, अगर आप बहुत कम खर्चा कर रहे हैं उस चीज पे, इट डज नॉट बॉदर यू, ठीक है, तो इनइलास्टिक रहेगा। नेक्स्ट आता है हैबिट। क्या हमें हैबिट है ऐसी गुड्स की? तो 2 बातें हो सकती है, यस वी हैव हैबिट ऑफ दोस गुड्स। अगर गुड्स हमारे हैबिट में है, देन डिमांड विल बी इनइलास्टिक, डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि हैबिचुएटेड है, सो विल कीप ऑन यूजिंग इट। थोड़ा दाम ज्यादा लग रहा है, फिर भी यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे को कोई हैबिट नहीं है उस प्रोडक्ट की, हमें कोई हैबिट नहीं है, तो दाम बढ़ेगा, हम लोग छोड़ देंगे, वैसे भी हैबिट नहीं था, तो चेंज हो जाएगा डिमांड, इनइलास्टिक, सॉरी इलास्टिक। एक और पॉइंट आता है टाइम पीरियड। देखो ये सब ना एमसीक्यू या केस स्टडी बना के दे सकते हैं आपको, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स करवा रहा हूँ, 4 करके मत आगे बढ़ जाना, ठीक है। जहां पे मैं सब करवा रहा हूँ वहां आप भी सब कीजिएगा। डू एज आई एम टेलिंग यू, ठीक है, सिंपल, डू एज आई एम टेलिंग यू। अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि कहां से केस स्टडी आएगा कहां से नहीं, इसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है। टाइम पीरियड, समय की बात हो रही है, तो टाइम पीरियड कैन बी लॉन्ग। देखो लॉन्ग टाइम में तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, तो डिमांड कैन चेंज, इलास्टिक। लेकिन अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आज मोबाइल के किसी शॉप में चले जाइए, मोबाइल फोन के, और उनसे पूछिए कि आपको कितना डिमांड आता है एक दिन का, वो बोलेंगे एक दिन में 50 कस्टमर्स आते हैं। कल जाके पूछो उनसे कितना चेंज आया, कितना डिमांड आया, वो बोलेंगे 45 कस्टमर्स आए। नेक्स्ट डे जाके पूछो, वो बोलेंगे फिर से 50 कस्टमर्स आए। तो उनके डेली क्या है ना, 50, 48, 49, 45, 51, 52, 50 के रेंज में ही कस्टमर्स आते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल बी इनइलास्टिक। बट आप 5 साल बाद जाके उनसे पूछना, 5 साल बाद कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, वो बोलेंगे, आइदर वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत फैल गया है, 5 इयर्स में बहुत चेंज आ गया है, डेली के 250 कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग शहर से, दूर दूर से लोग आते हैं। या फिर वो ऐसा भी बोल सकते हैं 5 इयर्स में कि अरे यार पूरा मार्केट हमारा बर्बाद हो गया है, नो वन बाइज फ्रॉम अस, वो सामने वाले कॉम्पिटिटर के यहाँ सब जा रहे हैं, वो बहुत सस्ता देता है, पता नहीं कैसे बेचता है, उसके पास सब जा रहे हैं, हमारे पास कोई आता ही नहीं, दिन के 4-5 कस्टमर्स आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉइंट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड में देखो 2 प्रोडक्ट होते हैं जो साथ में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। तो बटर का डिमांड इलास्टिक रहेगा या इन इलास्टिक रहेगा, ये डिपेंड करता है कि ब्रेड का डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। मतलब एक प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इफ द अदर प्रोडक्ट इज इलास्टिक, दिस वन विल आल्सो बी इलास्टिक। इफ द अदर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, दिस वन आल्सो विल बी इनइलास्टिक। तो जॉइंट डिमांड में आपका अपना कुछ नहीं होता, दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी खत्म हो गया। ये सब आप मतलब अपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ सकते हैं, एग्जाम वाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू द लास्ट पार्ट, अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। और देखो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी वही जो हमने अभी तक डिस्कस किया, सो फार व्हाटएवर वी वर डिस्कसिंग, वो तो प्राइस के हिसाब से बात कर रहे थे। बट देयर आर 2 अदर, एक इनकम इलास्टिसिटी भी होता है और एक क्रॉस इलास्टिसिटी भी होता है। ये मैं अब आपको कराऊंगा, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। बट बिफोर दैट आई थिंक यू शुड गो थ्रू दिस चैप्टर वंस, अभी तक जितना किया, और जो डायग्राम है एक बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद फिर आप इसको
कंटिन्यू करना, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसा कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग में प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, अब हम लोग इनकम इलास्टिसिटी पे चलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी? सो लेट अस डिस्कस इनकम इलास्टिसिटी नाउ। इलास्टिसिटी जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट अभी भी है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, या हाउ मच चेंज इन डिमांड ड्यू टू, पहले हमने चेंज इन प्राइस पढ़ा था, अब ड्यू टू चेंज इन इनकम पढ़ेंगे। सो अभी भी हमारा वही फंडा है कि ऊपर में डिमांड, नीचे में प्राइस आ रहा था, अब नीचे में इनकम आ जाएगा, ठीक है। सो डिमांड विल बी एट द टॉप, ठीक है, अब नीचे में इनकम आ जाएगा। सो कॉन्सेप्ट इज द सेम, इट रेफर्स टू या इट मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन, पहले प्राइस था अभी इनकम, ठीक है। ओके, फॉर्मूला आप एक ही फॉर्मूला याद रखना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम्स वैसे भी नहीं आएंगे, सम्स आते हैं क्लास 12 लेवल पे। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। और अगर डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन में भी आप साथ में फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ लेट अस सी सम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी के टाइप्स देखते हैं। नाउ आपके लिए शॉर्ट में मैंने वहां पे लिख दिया है, देखो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब बोलेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी तब बोलते हैं जब सेम रिलेशन होता है, यानी कि इनकम को ना वाई से शो करते हैं। आप देखोगे ऊपर में आपके बुक वाले ने भी वाई से शो किया है, ठीक है, क्योंकि आई से इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में। सो हम लोग इनकम को वाई से दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैं वाई लिख रहा हूँ, वाई मतलब इनकम, इकोनॉमिक्स में वाई से इनकम होता है। और एक तरफ डिमांड ले लेते हैं, सेम सेम, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। तो अगर सेम सेम हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। और ये किस केस में होता है? ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एनी गुड्स इज नॉर्मल गुड्स इफ इट इज नॉट इंफीरियर। नेक्स्ट, इनवर्स अगर हो जाता है, इनवर्स यानी कि मतलब इनकम बढ़ता है ना कस्टमर का, तो कस्टमर अपना डिमांड कम कर ले रहा है, या इनकम घटता है कस्टमर का तो कस्टमर उससे ज्यादा खरीद रहा है। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं इंफीरियर गुड्स, खराब क्वालिटी के, पुअर क्वालिटी के, जो गरीब लोग आउट ऑफ पॉवर्टी खरीदते हैं। इससे ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि इनवर्स, पॉजिटिव यानी कि सेम। और अगर देयर इज नो रिलेशन तो हम लोग जीरो बोलते हैं। जीरो यानी कि इनकम एंड डिमांड। सो इनकम बढ़ रहा है बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इरेजर का, ठीक है, तो कस्टमर का इनकम बढ़ जाए तो भी वो इरेजर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए का चीज है। और अगर कंज्यूमर का इनकम थोड़ा सा गिर जाए तो भी वो इरेजर ले लेगा। इरेजर लेने में क्या खर्चा है? 5 रुपए का तो चीज है। या मैच बॉक्स, घर में, पूजा घर में हम लोग वो अगरबत्ती जलाने के लिए मैच बॉक्स रखते हैं ना। सो अगर कस्टमर का इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है या थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उससे छोटे छोटे चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, एनी, इसका एग्जाम्पल हो सकता है एनी लो प्राइस्ड गुड्स, एनी लो प्राइस्ड गुड्स, ठीक है। आप इसमें इरेजर का एग्जाम्पल या मैच बॉक्स का एग्जाम्पल, या सॉल्ट का भी बहुत ज्यादा दाम नहीं होता है, ठीक है। सो समझ गए? जब सेम रिलेशन होगा तो पॉजिटिव, जब इनवर्स होगा तो नेगेटिव, और जब नो रिलेशन होगा तो जीरो। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी? अगेन इलास्टिसिटी है तो इलास्टिसिटी का मतलब होगा डिग्री ऑफ चेंज, किसमें? डिमांड में, ड्यू टू चेंज इन, पहले प्राइस था फिर इनकम, अब आता है क्रॉस। अभी क्रॉस में किसका बात करते हैं? देखो जैसे टी है एंड कॉफी है, टी एंड कॉफी, सो टी का प्राइस होगा, कॉफी का भी प्राइस होगा, टी का क्वांटिटी डिमांडेड होगा, कॉफी का भी क्वांटिटी डिमांडेड होगा। नाउ अब ध्यान से सुनना, जब टी का प्राइस कॉफी के डिमांड को इंपैक्ट करे तो इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। कॉफी का डिमांड क्यों इंपैक्ट हुआ? किसी और के प्राइस के चलते। या फिर टी का डिमांड क्यों इंपैक्ट हुआ? किसी और के प्राइस के चलते, किसी और के प्राइस के चलते। तो ऐसा जो आप देखो यहां पे क्रॉस बन गया ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। जब आपका डिमांड
किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करे, जैसे चाय महंगा हो गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, कॉफी महंगा हो गया तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब एक का डिमांड दूसरे के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे इलास्टिसिटी को हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अगेन इलास्टिसिटी मींस डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। फॉर्मूला वही है, अभी भी डी ऊपर है डिमांड, लेकिन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, और प्राइस नीचे लेकिन प्राइस ऑफ सम अदर वाई कमोडिटी। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेफिनेशन आए तो साथ में फॉर्मूला लिखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अदरवाइज न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे। अगेन यहां पे भी टाइप्स वैसे ही है। ठीक है, पॉजिटिव कब बोलेंगे, पॉजिटिव तब बोलेंगे जब सेम रिलेशन होगा। सेम रिलेशन यानी कि जैसे टी एंड कॉफी ले लेते हैं, तो कॉफी का अगर प्राइस बढ़ता है, कॉफी महंगा हो गया, तो कॉफी वाले चाय पीने चले आएंगे, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सेम सेम हो गया ना। तो ऐसा केसेस में होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में। एग्जांपल आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में होता है। नेक्स्ट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर 2 नेगेटिव यानी कि जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल, तो अगर कार की प्राइसेस बढ़ेगी, इफ कार प्राइसेस इंक्रीज, तो लोग कार कम खरीदेंगे, और लोग कार कम खरीदेंगे तो फिर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब उल्टा उल्टा चलता है, इन्वर्स होता है, तो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। और अगर गुड्स में कोई रिलेशन ही नहीं है तो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होगा, जैसे कि शर्ट एंड पेट्रोल, शर्ट एंड शुगर। ठीक है, तो जो शर्ट है एंड शुगर है अनरिलेटेड गुड्स है। शुगर का प्राइस कहीं भी जाए, शर्ट के डिमांड को फर्क नहीं पड़ता। शर्ट का प्राइस कहीं भी जाए, शुगर के डिमांड को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, वेयर देयर इज नो रिलेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा, एंड विल मीट वेरी सून विद चैप्टर नंबर 4। टिल देन, थैंक यू सो मच।